तो हम लोग बात करने वाले भार, चार्ज, इसकी बात करने वाले। तो सबसे पहले इसका बंधक से फर्क, आखिर बंधक से ये अलग कहां है? क्योंकि डेफिनेशन वही, ठीक है, भार की ये कह देगी कि ऐसा कोई अधिकार जो बंधक की श्रेणी में नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि बंधक और भार, इसके बीच फर्क है। ठीक है, तो बंधक, मोर्टगेज और चार्ज, इसके बीच अंतर कहां पर हो जाता है, यह समझना सबसे जरूरी है। तो मोर्टगेज सबसे पहले उत्पन्न होने के दृष्टिकोण इससे देख ले कि आखिर बंधक पैदा कैसे होता है। ठीक है, तो बंधक चूंकि संपत्ति का अंतरण है, इसलिए संविदा इसके माध्यम इससे ही पैदा होगा, और संविदा हमेशा पक्षकारों के कार्य से होगी। बिना पक्षकारों के हस्तक्षेप के कोई कॉन्टेक्ट ये जन्म ले ही नहीं सकता। इसके मतलब बंधक का, ठीक है, बंधक की जो उत्पत्ति है वो पक्षकारों के कार्य से हो रही है आवश्यक तौर पर, जबकि भार, अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसी में कहेगा कि पक्षकारों के कार्य से या विधि की क्रिया से। इसका मतलब उत्पन्न होने के दृष्टिकोण से एक फर्क ये बंधक और भार में आ गया। ठीक है, बंधक ये केवल और केवल पक्षकारों के कार्य इससे उत्पन्न होगा, और भार ये पक्षकारों के कार्य और विधि की क्रिया दोनों से उत्पन्न होगा। ठीक है, अब अंतरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी एक हित का अंतरण है, यानी ये संपत्ति का अंतरण है, जबकि भार में किसी संपत्ति का कोई अंतरण ये नहीं होता। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी बंधक और भार में एक फर्क आ गया। तीसरा अंतर, बंधक हमेशा अचल संपत्ति का होगा और भार ये जंगम संपत्ति, इस पर भी हो सकता है। ठीक है, चौथा अंतर देखें, बंधक प्रवर्तित होगा भले ही पाक्षिक बंधकदार को एक पूर्विक बंधक की सूचना रही हो न रही हो। ठीक है, यानी बंधक सूचना के अधिकार के अधीन नहीं है। आपको बंधक की सूचना हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधक है तो प्रवर्तित होगा। जबकि भार, ये अगर किसी ने संपत्ति का अर्जन प्रतिफल देकर सद्भाव पूर्वक किया है, ठीक है, प्रतिफल भी दिया और सद्भाव पूर्वक, ठीक है, इसका अर्जन ये संपत्ति का किया, और संपत्ति कैसी है, भारग्रस्त संपत्ति, ऑलरेडी किसी भार के अधीन है, तो ऐसे सद्भावी क्रेता के विरुद्ध जिसने संपत्ति का अर्जन सप्रतिफल यानी प्रतिफल देकर किया है, उसके विरुद्ध भार का प्रवर्तन ये नहीं कराया जाएगा, जो कि बंधक इसके साथ मतलब ही नहीं है। अगर पूर्विक बंधक मौजूद है और आपने उसका कोई पाक्षिक बंधक किया और पाक्षिक बंधक होने के बाद आपको पूर्विक बंधक की सूचना थी या नहीं थी, इसका मतलब ही नहीं। आपके विरुद्ध, ठीक है, बंधक का प्रवर्तन ये कराया जाएगा। बंधक सर्वबंधी अधिकार ये उत्पन्न करता है। ये सर्वबंधी अधिकार, ये हम लोगों ने एक शब्द देखा था जब एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें धारा 41 आई थी और कहा था न्यायालय के ऐसे निर्णय
ठीक है, जो सर्वबंधी प्रकार के हैं, यानी जो निर्णय पूरे विश्व के विरुद्ध ये लागू किए जाएंगे। अब पूरे विश्व के विरुद्ध लागू होने वाले निर्णय कौन से थे? प्रोविडेंट विषयक अधिकारिता, दिवाला विषयक अधिकारिता, विवाह विषयक अधिकारिता और नाबाधिकरण विषयक अधिकारिता में न्यायालय जो कुछ डिसाइड करता है, ठीक है, वो सब कुछ कैसा है? सर्वबंधी अधिकार, इसकी उत्पत्ति ये करता है। तो बंधक एक सर्वबंधी अधिकार, पूरे विश्व के विरुद्ध बंधकदार के रूप में आपको अधिकार ये पैदा होता है। जबकि भार सर्वबंधी अधिकार की रचना ये नहीं करता। भार केवल एक अपूर्ण अधिकार ये देता है, ठीक है। कब्जा ये भी आपके पास नहीं आता, क्योंकि बंधक की कई श्रेणियों में कब्जा आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बंधक और भार ये बिल्कुल अलग अलग है। और एक शब्द विल्लंघम है, इसको भी फिर से समझ लेना चाहिए कि विल्लंघम इस शब्द का मतलब क्या होता है। विल्लंघम का मतलब यह होता है कि जबकि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के विषय में कोई ऐसा अधिकार रखे जिसके आधार पर, जिसके कारण से वह संपत्ति के स्वामी को उस संपत्ति पर अपने सारे अधिकारों का उपभोग करने से रोक सके। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो संपत्ति पर विल्लंघम है ये कहा जाता है। और विल्लंघम किसका है? इस व्यक्ति का जो कोई ऐसा अधिकार रखता है। अधिकार की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है, कोई विशेष प्रकार का अधिकार हो ऐसा नहीं, कोई अधिकार। इस व्यक्ति का बंधक है संपत्ति पर, इस व्यक्ति का भार है बंधक संपत्ति पर, वो बंधक संपत्ति कर है, इस व्यक्ति का भार है, ठीक है, संपत्ति पर। इस व्यक्ति के पास हक है कि भरण पोषण प्राप्त करे अमुक संपत्ति से। इस व्यक्ति के पास उस संपत्ति पर कोई अधिकार है। और जब इस व्यक्ति के पास संपत्ति पर कोई अधिकार है तो डेफिनेटली जो संपत्ति का स्वामी है वो बाध्य है इसके अधिकार का सम्मान ये करने के लिए, तभी तो उसके पास अधिकार है, अन्यथा अधिकार है कैसे? और जब वो बाध्य है इसके अधिकार का सम्मान करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसके अपने अधिकारों में कमी है, क्योंकि उसे उपभोग का अनंत अधिकार है, ये तो नहीं कहा जा सकता। और जब उपभोग का अनंत अधिकार नहीं है तो डेफिनेटली उसके अधिकारों में कमी ये तो है ही है। और जब अधिकारों में कमी है तो ये सिचुएशन है कि ये व्यक्ति उसके अधिकारों पर रोक लगा रहा है, ये कहा जा सकता है। और अगर ये पोजीशन है तो ये कहा जाएगा इस व्यक्ति का, ठीक है, संपत्ति पर विल्लंघम है, संपत्ति विल्लंघम ग्रस्त है, ये कहा जाएगा इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति, ये इस प्रोनाउन, इसका प्रयोग हम किसके लिए करें? उस व्यक्ति के लिए जो अपने अधिकार के नाते से संपत्ति के स्वामी को अपने संपूर्ण अधिकारों का संपत्ति पर उपभोग करने से रोक रहा है। इसको हम इस व्यक्ति कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस व्यक्ति का विल्लंघम है संपत्ति पर, यह कहा जाएगा। अंग्रेजी में जैसे क्या बोलते हैं? इनकम्बरेंस। संपत्ति विल्लंघम ग्रस्त है, यह कहा जाएगा। तो बंधक भी विल्लंघम है और भार भी विल्लंघम है, क्योंकि चाहे संपत्ति का बंधक हो और चाहे संपत्ति पर कोई भार हो, जो बंधकदार है या जो धारक है उसे यह हक है कि वह संपत्ति का जो स्वामी है उसे संपत्ति पर अपने अनंत अधिकारों का उपभोग ये करने से वह रोक देगा। इसलिए संपत्ति विल्लंघम ग्रस्त है, ये शब्द बोले जाते हैं। ये विल्लंघम शब्द ये इतना दुखी करता है, कम से कम हमें बहुत किया। जब हम LLB करते तो मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये विल्लंघम ये चीज क्या है, ये पता ही नहीं रहता था। इसलिए संपत्ति विल्लंघम ग्रस्त है, ये इस दशा में बोली जाती है, ये हमें समझ लेना चाहिए।
अब डेफिनेशन को देखें, ठीक है, जो भार की डेफिनेशन वो दे रहा है, ठीक है, कहता है कि जहां की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा, जहां एक व्यक्ति की संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति ये बन जाती है। जबकि बंधक क्या कहता है? बंधक कहता है, बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के किसी एक हित का अंतरण है जो उधार के तौर पर दी गई धनराशि, ठीक है, उसके प्रति संदाय को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से या ऐसे किसी वचनबंध के पालन को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से जिससे धन संबंधी दायित्व यह उत्पन्न हो सकता है। दो बातें आ गई, ठीक है, और यहां और कहता है कि वहां बंधक करता है, वहां बंधकदार है। यहां यानी पक्षकारों के कार्य इसी से केवल बंधक की उत्पत्ति ये हो रही। भार की उत्पत्ति के संबंध में कहता है कि पक्षकारों के कार्य या विधि की क्रिया, ठीक है। इसके कारण से जब एक व्यक्ति, ठीक है, की संपत्ति दूसरे को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति ये बन जाती है, विधि की क्रिया से बन गई, पक्षकारों के कार्य से बन गई। पक्षकारों ने प्रतिभूति बनानी चाहिए नहीं, आशय पूर्वक, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया से। जब एक व्यक्ति की संपत्ति दूसरे के लिए, ठीक है, धन के समुदाय की प्रतिभूति बन जाती है, पक्षकारों ने कुछ काम किया, इस आशय से नहीं किया कि उनकी संपत्ति दूसरे को धन के समुदाय के लिए प्रतिभूति बन जाए, इस आशय से नहीं किया, लेकिन बन गई। भाई तुम हर काम, ठीक है, उस आशय से करते थोड़ी हो। जो काम जिस तरीके से या जिस परिणाम को उत्पन्न कर देता है, हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि आप काम को उसी परिणाम को उत्पन्न करने के आशय से करो जो परिणाम वाकई उत्पन्न हो गया। ऐसे यहां है कि पक्षकार कोई काम कर रहे थे, जिस काम के कारण, ठीक है, संपत्ति क्या हुई? दूसरे के लिए धन के समुदाय की प्रतिभूति बन गई। आपने हमसे संपत्ति खरीदी, ठीक है, आप संपत्ति खरीदी तो आप प्रतिफल ये तो देंगे, ठीक है। अगर आप संपत्ति के क्रेता हो तो प्रतिफल तो दोगे। हम विक्रेता हैं। आपने, ठीक है, ये कहा कि 1000 रुपए हम आपको अभी दिए देते हैं, 10,000 3 महीने में दे देंगे। विक्रय तो तत्काल संपूर्ण हो गया, क्योंकि सारा संव्यवहार सेक्शन 54 के मुताबिक विक्रय है। विक्रय की डेफिनेशन करे कि प्रतिफल की रकम पूर्णता दी जाए, भागता दी जाए, ठीक है। विक्रय तो संपूर्ण हो गया, संपत्ति के मालिक आप हो गए। फिर हमारे 10,000 अगर ना दो आप, तो हम क्या कर पाएंगे? मेरे 10,000 इस संपत्ति पर भार बन गए, ठीक है, और पक्षकारों के कार्य द्वारा बने, ठीक है, पक्षकारों के काम के माध्यम से। और चूंकि पक्षकारों ने भार बनाना चाहा, ऐसी बात नहीं है भाई। हमने आपने कोई संविदा थोड़ी की कि मेरे 10,000 रुपए का भार ये संपत्ति पर रहेगा, ऐसी कोई संविदा हम लोगों के बीच उसमें विक्रय विलेख, इसमें अंतर्विष्ट, ये तो है नहीं। लेकिन फिर भी मेरे 10,000 रुपए का भार ये संपत्ति पर माना जाएगा, ठीक है। संपत्ति आपने खरीदी और मेरे स्वामित्व की कमी की वजह से, क्योंकि मेरे पास स्वामित्व था ही नहीं उस संपत्ति का जो हम आपको ट्रांसफर कर रहे थे, मेरे स्वामित्व की कमी की वजह से आपके हाथ से वो संपत्ति निकल गई। भाई हमसे बेहतर स्वामित्व रखने वाला आया और उसने आपको बेदखल कर दिया।
किस प्रक्रिया से? सेक्शन 5 एसआरए की प्रक्रिया से। वहां लिखा है कि सीपीसी द्वारा विहित प्रक्रिया से जो स्वत्वधारक है संपत्ति का वो बेदखल कर सकता है। वो आया, उसने आपको बेदखल कर दिया। तो आपने जो प्रतिफल हमें दिया था, क्योंकि आप तो क्रेता है ना, अब स्थिति बदल गई, हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। आप तो संपत्ति के क्रेता हैं, आपके पास संपत्ति रहनी चाहिए थी क्योंकि आपने प्रतिफल देकर खरीदी थी। ठीक है, मेरे स्वामित्व की कमी की वजह से संपत्ति आपके हाथों से निकल गई। तो आपने जो प्रतिफल हमें दिया था, ठीक है, आपने कोई प्रतिफल ये तो हमें दिया था। ठीक है, ये प्रतिफल आपको वापस कहां से प्राप्त हो? यद्यपि इस प्रतिफल के लिए आप हम पर व्यक्तिगत मुकदमा लाएंगे, ये प्रतिफल उस संपत्ति पर भार नहीं हो सकता, लेकिन यहां हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां व्यक्ति किसी को कोई ऋण दे या न दे, लेकिन फिर भी ऋण माना जाए। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को ऋण नहीं दे रहा, कोई उधार नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का दूसरे पर उधार हुआ जा रहा है, और उस उधार के लिए अगर कोई संपत्ति प्रतिभूति बन जाए, अगर उस उधार के लिए कोई संपत्ति प्रतिभूति बन जाए, ठीक है, तो वह उधार उस संपत्ति पर भार यह मान लिया जाएगा। एक तीसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारे आपके बीच मुकदमा चल रहा है एक संपत्ति को लेकर, और आपका कहना यह है कि इस संपत्ति में मेरा भरण पोषण का अधिकार है। हमने मुकदमे में समझौता कर लिया और हमने कहा ठीक, आजीवन हम आपको भरण पोषण देंगे। ठीक है, और समझौता डिग्री का भाग हो गया। आपने पढ़ा था आदेश 23। ठीक है, वादों का प्रत्याहरण, वादों में समझौता, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आदेश 23 सीपीसी हम लोगों ने देखी थी। समझौता डिग्री का भाग बन गया। कालांतर में हमने भरण पोषण देना बंद कर दिया। आपका भरण पोषण इस संपत्ति पर, जो वादग्रस्त संपत्ति थी, इस पर भार बन चुका है। अब ये संपत्ति जहां जहां जाएगी, जिसके पास जाएगी, उसके द्वारा उसके खिलाफ आपके भरण पोषण के अधिकार का प्रवर्तन ये होगा। हमने तो आपसे बाद में समझौता किया था, और बाद में समझौता करने के कारण से, ठीक है, आपके भरण पोषण का अधिकार संपत्ति पर भार बन गया। तो पक्षकारों के कार्यों के माध्यम से, पक्षकारों के कार्य के माध्यम से संपत्ति एक अधिकार की प्रतिभूति बन गई। ठीक है ना, और वो अधिकार कैसा है? धन संबंधी है, और जानबूझकर प्रतिभूति उत्पन्न करने के आशय से वो कार्य नहीं किया गया। किया तो हम लोगों ने समझौता है। ठीक है, और बंधक में विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का में के किसी एक हितकांतरण प्रतिभूति उत्पन्न करने के प्रयोजन इसी से किया जाता है। ठीक है ना, तो दोनों बातें अलग अलग हो गई, दोनों बातों में डिफरेंस है, और दोनों ही दशाओं में कहा यह जाएगा कि संपत्ति विलंगम ग्रस्त है। दोनों ही दशाओं में कहा यह जाएगा। ठीक है, तो कहता है जहां की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है, और वह संव्यवहार बंधक की कोटि में नहीं आता। ठीक है, पक्षकारों के कार्य द्वारा बन गई या विधि की क्रिया से बन गई। ठीक है, चाहे जैसे बन जाए, विधि की क्रिया से बन गई तो भी ठीक है आपका, बल्कि वो उदाहरण जो ठीक है प्रतिफल के संबंध में हमने दिए वे विधि की क्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। ठीक है, पक्षकारों के कार्य के उदाहरण नहीं माने जाएंगे, कारण वहां तो टीपीए ऐसा कहता है। टीपीए तो आप धारा 55 पढ़ेंगे। ठीक है, उस समय मिस कर गए। सेक्शन 55 ये कहता है क्लियरली कि अगर
विक्रेता का कोई असंगत, ठीक है, विक्रेता का कोई ऐसा प्रतिफल की रकम बची हुई है जो क्रेता ने अदा नहीं की है, ठीक है, तो विक्रेता को वह जो प्रतिफल की बची हुई धनराशि है संपत्ति पर भार के समान प्रवर्तित कराने का हक ये होगा। ये सेक्शन 55 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात हम उसमें मिस कर गए, इसलिए वो विधि की क्रिया के माध्यम से भार उत्पन्न हुआ ये भी माना जाएगा। हाँ, ये जो कॉम्प्रोमाइज है जो हम लोगों ने किया, ये पक्षकारों के कार्य द्वारा, ठीक है, भार उत्पन्न करने का एक उदाहरण है। ये शुद्ध रूप में पक्षकारों के कार्य द्वारा भार उत्पन्न करने का एक उदाहरण है, ठीक है। पक्षकार अपने कार्य के माध्यम से भी और विधि की क्रिया यानी कानूनी का ही लिख रहा है कि अमुक दायित्व तो संपत्ति पर भार होगा, कानून कहीं पर लिख ही रहा है, सीधे सीधे लिख रहा है, तो भी वह भार माना जाएगा, ठीक है ना। तो वो कहता है कि वह संव्यवहार उस बंधक की कोटि में नहीं आता, वहां यह कहा जाता है कि पश्चात कथित व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार है। पश्चात कथित व्यक्ति यानी वो जिसे प्रतिभूति दी गई है धन के समुदाय की, उसका भार है, क्योंकि अगर वो धन की, ठीक है, जिस धन की प्रतिभूति दी गई संपत्ति के माध्यम से, वो धन का प्रतिसंदाय अगर नहीं होगा तो ये इस संपत्ति का विक्रय कराकर, ठीक है, अपने भार को उन्मोचित करवाएगा। संपत्ति को विक्रय कराकर क्यों कराएगा? इसलिए क्योंकि आगे क्या लिखता है, और एतस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट वे सब उपबंध जो सादा बंधक को लागू होते हैं, ऐसे भार को यावत शक्य लागू होंगे। क्योंकि ये शब्द लिखे, इसलिए वह व्यक्ति जिसका भार है संपत्ति पर, वो क्या करेगा? इस संपत्ति का विक्रय कराकर अपने भार का उन्मोचन ये कर लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ठीक है कि सादा बंधक की तरह इसे भार का, ठीक है, उन्मोचन कराने के लिए संपत्ति को विक्रय करा लेने का हक ये मिलेगा, ये सही है। लेकिन इसके बाद भी भार सादा बंधक से अलग है। ये सही है कि भार में भी संपत्ति धारक इसके कब्जे में नहीं जाएगी, और सादा बंधक की दशा में भी संपत्ति सादा बंधकदार इसके कब्जे में नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी सादा बंधक अलग है। किससे? भार से। कैसे अलग है? सादा बंधक में दो बातें होती हैं। सादा बंधक में पहली बात क्या होती है कि बंधकदार अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है कि वह बंधक धन का प्रतिसंदाय ये करेगा, और यदि ना करे तो बंधक की संपत्ति से बंधकदार को, ठीक है, बंधक धन ये वसूल लेने का हक ये भी होता है, ठीक है ना। दोनों बातें होती हैं। लेकिन भार की दशा में भारत को दोनों हक नहीं है, ठीक है। संपत्ति का विक्रय कराकर अपने भार को उन्मोचित कर लेने का हक ये तो उसे है, लेकिन ठीक है, वह उस व्यक्ति के प्रति जिसकी संपत्ति के विरुद्ध भार का प्रवर्तन होना है, उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत अधिकार ये नहीं रखता। यानी उसके खिलाफ कोई मुकदमा लाकर व्यक्तिगत रूप से अगर उसके खिलाफ अधिकार रखेगा तो उसका अर्थ यह होगा कि व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ मुकदमा लाकर और मुकदमे में डिग्री प्राप्त करके, ठीक है, अपने भार का उन्मोचन वो करवा सकता है। और यदि उसके भार का उन्मोचन इस संपत्ति जिस पर भार है इससे नहीं हो सकता तो फिर, ठीक है, उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध डिग्री हो जाने के कारण अब उसे निर्णीत ऋणी कहा जाएगा। जो पूर्व में कौन था? वह व्यक्ति था जिसके विरुद्ध भार का अधिकार था। उसकी अन्य संपत्तियों के विरुद्ध भी इस डिग्री का प्रवर्तन कराया जाएगा, क्योंकि अब वो निर्णीत ऋणी हो चुका है और उसकी सारी संपत्तियां, ठीक है, न कि सिर्फ वो संपत्ति जिस पर भार का, ठीक है, भार मौजूद है, सिर्फ उसके खिलाफ भार का प्रवर्तन नहीं होगा, उसकी अन्य संपत्तियों के विरुद्ध भी होने लगेगा। ये अंतर आ जाएगा, ये फर्क आ जाएगा व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होने में और खाली संपत्ति पर भार होने में,
ठीक है ना, ये फर्क है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से आबद्ध हैं किसी संपत्ति के प्रति समुदाय के लिए, तो आपके खिलाफ मुकदमा आएगा, और आपके खिलाफ मुकदमा डिग्री होने की सूरत में, आपकी कोई भी संपत्ति हो, उसके विरुद्ध डिग्री धनराशि इसका प्रवर्तन ये होगा, ठीक है ना, आदेश 21 की व्यवस्था के मुताबिक। और भार और बंधक अगर ये है तो केवल वही संपत्ति, उसके अलावा कुछ नहीं। वो संपत्ति अपर्याप्त है, बैठो, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और इसीलिए सादा बंधक ज्यादा अच्छी चीज है, उसमें व्यक्तिगत दायित्व ये भी है, भार में व्यक्तिगत दायित्व तो नहीं है, ठीक है। ये फर्क है जिनको हमें समझना चाहिए, और जिसकी वजह से भार कमतर स्थिति है। हालांकि विद्वानों ने भार को सबसे अच्छी स्थिति माना है, विद्वानों ने यह माना है कि भार सबसे अच्छी स्थिति है। किसके दृष्टिकोण से? ऋणी के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें ऋणी के अधिकारों में कम से कम हस्तक्षेप यह होता है, संपत्ति उसी के कब्जे में, व्यक्तिगत रूप से आबद्ध नहीं है, ठीक है ना, केवल संपत्ति पर भार है, ठीक है। ऋणदाता उसके हित, उसकी सुरक्षा भी है, क्योंकि संपत्ति पर भार है, और ऋणी के किसी अन्य अधिकार में कोई कमी ये नहीं है। संपत्ति भी ऋणी के कब्जे में, जबकि बंधक इसकी दशा में एक संपत्ति या तो उसके कब्जे में चली गई तो भी इसके अधिकारों में ज्यादा हस्तक्षेप है, और अगर सादा बंधक है तो ये व्यक्तिगत रूप से आबद्ध हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं हुआ तो संपत्ति में एक हित का अंतरण विक्रय और प्रोबंध के अधिकार के नाते ये तो हो ही गया। तो ऋणी के लिए ज्यादा खराब स्थिति बंधक है, ऋणी के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? भार की। लेकिन ऋणदाता के प्रयोजन से अगर देखें तो बंधक ज्यादा बेहतर स्थिति है, ठीक है। तो भार बंधक से बिल्कुल अलग है, ठीक है। यद्यपि भार भी धन के प्रतिसंदाय की प्रतिभूति है, और बंधक भी धन के प्रतिसंदाय की प्रतिभूति है, फिर भी भार बंधक से बिल्कुल अलग है। और भार का प्रवर्तन हम कैसे कराएंगे? जैसे सादा बंधक का कराते हैं। जो तरीका सादा बंधक के प्रवर्तन का है वही तरीका भार के प्रवर्तन का है, दोनों के प्रवर्तन का तरीका एक ही है, ठीक है। तो कहता है इसमें एतरविष्ट उपबंध, इसमें एतस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट बेसम उपबंध जो सादा बंधक को लागू होते हैं, ऐसे भार को यावत शक्य लागू होंगे, यानी जहां तक लागू हो सकते हो वहां तक होंगे, ठीक है। फिर कहता है न्यास के निष्पादन में उचित रूप से किए गए व्ययों के लिए जो भार न्यासधारी का न्यस्त संपत्ति पर होता है, देखिए, न्यासधारी का भार न्यस्त संपत्ति, तो सबसे पहले न्यास को समझ लें, क्योंकि न्यास नहीं समझा तो कुछ नहीं आएगा। कहता न्यास न्यस्त संपत्ति पर एक भार है, न्यास न्यस्त संपत्ति पर एक भार है जो संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध यह हो जाता है। न्यास न्यस्त संपत्ति पर एक भार है जो न्यस्त संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध हो जाता है, और जिसका लाभ प्राप्त करने का हक उस न्यास के हिताधिकारियों को होता है, ठीक है। न्यास न्यस्त संपत्ति पर एक भार है, ठीक है। कई बार होता क्या है, आपने एक संपत्ति का न्यास ये कर दिया, संपत्ति का न्यास क्या, इसका मतलब संपत्ति के लाभों का न्यास कर दिया, काय का न्यास ये तो नहीं होता भाई। संपत्ति की जो काय है, ये मकान जो दिखाई दे रहा है, ये इस मकान की काय है, और इस मकान पर स्वामित्व का जो मेरा अधिकार है जो आपको दिखाई नहीं देता, इनफैक्ट संपत्ति वही है, रियल एस्टेट वही है, ठीक है ना। जो मेरा स्वामित्व का अधिकार है वही रियल एस्टेट है, इस संपत्ति से उत्पन्न होने वाले जो लाभ है वही रियल एस्टेट है,
ठीक है ना, संपत्ति तो वही है। हमने इस मकान का न्यास ये कर दिया, तो न्यास निष्ठ संपत्ति, निष्ठ संपत्ति कौन सी हुई? मकान। न्यास निष्ठ संपत्ति पर एक भार है। ठीक है, इस मकान से जो उत्पन्न होने वाले लाभ हैं, इस मकान का न्यास हमने किया, यानी उन लाभों का न्यास कर दिया है। सही अर्थों में क्या हमने न्यास किया है? इस मकान से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्यास किया है। ठीक है, न्यास निष्ठ संपत्ति पर एक भार है। इस मकान से उत्पन्न होने वाले जो लाभ हैं, ठीक है, वे अब इस निष्ठ संपत्ति पर भार हो गए। और ये भार किससे? संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध है। अब ये संपत्ति का स्वामित्व जिसके पास रहेगा, उसी के पास ये भार जो इस निष्ठ संपत्ति पर है, ये पहुंच जाएगा। ठीक है ना, उसी के पास पहुंचेगा। और इसके मालिक अब कौन हो गए? हिताधिकारी। उन्हीं को इसका लाभ लेने का हक ये होगा। ठीक है ना, मालिक तो वो भी नहीं हुए, वो केवल लाभ लेने के अधिकारी हुए। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझने के लिए हम ऐसा मान लें, मानो वे उसके मालिक हो गए। ठीक है ना, तो इस संपत्ति का कोई प्रबंधक भी तो चाहिए, ताकि ये संपत्ति इस रूप में बनी रहे, ताकि इससे लाभ उत्पन्न होते रहे, ऐसी दशा भी तो चाहिए। इसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे न्यासधारी या न्यासी ये कहा जाता है। अब न्यासधारी ये संपत्ति का प्रबंध कर रहा है। ठीक है, क्यों? ताकि निष्ठ संपत्ति का जो लाभ है, यह निष्ठ संपत्ति पर जो भार है, जो स्वामित्व से उपाबद्ध है, उसका लाभ जो हिताधिकारी है उन्हें मिलता रहे। इसके लिए वो निष्ठ संपत्ति का प्रबंध ये कर रहा है। न्यासी निष्ठ संपत्ति का प्रबंध कर रहा है, तो प्रबंध में खर्चे ये हो गए, और वे खर्चे उचित हैं, अनुचित नहीं है। अनुचित रूप से अगर वो कुछ खर्च करेगा तो उस खर्च को निष्ठ संपत्ति पर भार नहीं माना जाएगा। ठीक, उन खर्चों के लिए इस न्यासधारी का निष्ठ संपत्ति पर कोई भार नहीं होगा। लेकिन इंडियन ट्रस्ट एक्ट एक बात कहती है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट एक बात यह कहती है कि अगर न्यासधारी ने निष्ठ संपत्ति के, ठीक है, अगर न्यासधारी ने निष्ठ संपत्ति के प्रबंध में उचित रूप से कुछ व्यय ये उपगत कर लिए, उपगत कर लिए यानी उसने कुछ व्यय उचित रूप से किए, तो न्यासधारी का भी निष्ठ संपत्ति पर भार ये होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी यह है कि निष्ठ संपत्ति के प्रबंध में उसने ये व्यय उचित रूप से किए हो। आप गए निष्ठ संपत्ति पर कब्जा करना, ये शुरू कर दिया आपने, क्योंकि मुफ्त की गंगा फ्री के गोते चाहे जितने लगाओ। जब मुफ्त का चंदन हो तो घिसने में कोई संकोच तो होता ही नहीं। ठीक है, जो निष्ठ संपत्ति है उसका तो न्यासधारी है, न्यासधारी भी मालिक नहीं है, और जो हिताधिकारी है वे भी मालिक नहीं है, क्योंकि हिताधिकारी भी लाभ ले सकते हैं निष्ठ संपत्ति से उत्पन्न होने वाले, बेच थोड़ी सकते हैं। तो ये तो निष्ठ संपत्ति बिना मां बाप की हो गई ना। तुमने देखा फ्री की है, तुमने कब्जा करना शुरू कर दिया, तो जो न्यासधारी है वो आपको कब्जा करने से रोकेगा, तो ये उसकी ड्यूटी में शामिल है, तो रोकेगा। ठीक है, उसने रोकना शुरू किया। और न्यास संपत्ति खेत है, जब फसल होगी तो पैसे आएंगे। ठीक है ना, तो उसने अपने पास से पैसे खर्च कर दिए, वकील साहब को फीस तो अभी देनी है। ठीक है, तो उसने क्या किया? न्यास संपत्ति के प्रबंध में यह व्यय उचित रूप से उपगत किया है, यह कहा जाएगा। ठीक है ना, अब इंडियन ट्रस्ट एक्ट कहता है कि इस न्यासी का इस न्यास संपत्ति पर भार है। अब इंडियन ट्रस्ट एक्ट कहता है इस न्यासी का इस संपत्ति पर भार है, यह बात आ गई। अब अगर भार है तो भार का प्रवर्तन प्रत्येक भारक ऊपर वाले पैराग्राफ के मुताबिक, ठीक है, उस संपत्ति के विरुद्ध जिस पर यह भार है इस प्रकार करा सकता है मानो वह उस संपत्ति का सादा बंधकदार है, यानी उस संपत्ति को बिकवा सकता है। यह ऊपर वाले पैराग्राफ से निष्कर्ष निकल रहा है। इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई
द लेजिस्लेचर हैज बीन इनेक्टेड, ठीक है, दिस लेटर पैराग्राफ, ठीक है, ये बाद वाला जो पैराग्राफ है ये इसी वजह से विधायिका को अधिनियमित करना पड़ा है, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब अगर ये न्यासी जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक, ठीक है, बंधक संपत्ति की सुरक्षार्थ, बंधक संपत्ति के प्रबंध में अपने द्वारा उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए न्यास संपत्ति का भारक समझ लिया गया है, ठीक है, इसे अगर पूर्व के पैराग्राफ के मुताबिक सादा बंधकदार मान लिया जाए इस न्यस्त संपत्ति का, तो यह इस न्यस्त संपत्ति का विक्रय करा लेने का हक यह अर्जित कर लेगा। और इसने अगर विक्रय करा लिया इस न्यस्त संपत्ति का, तो हिताधिकारियों के लिए क्या बचेगा? फिर तो गई, खत्म हो गई संपत्ति, ठीक है। इसलिए सेकंड पैराग्राफ कहेगा कि अगर कोई न्यासी न्यस्त संपत्ति पर कोई भार यह उत्पन्न कर देता है, किस प्रक्रिया से? अपने द्वारा न्यास संपत्ति के प्रबंध में किए गए उचित व्ययों के माध्यम से, तो इस धनराशि के लिए इसका भार तो होगा, ये तो सही है, क्योंकि वो तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट कह रहा है कि भार होगा उसका, तो होगा न्यस्त संपत्ति पर, लेकिन ये न्यस्त संपत्ति को विक्रय नहीं करा पाएगा, ठीक है, ये विक्रय नहीं करा सकता न्यस्त संपत्ति का। इसे अपने व्ययों की वसूली जो न्यस्त संपत्ति पर भार समझ लिए गए हैं, ठीक है, संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभों में से करनी होगी। जैसे जैसे उत्पन्न होते जाए वैसे वैसे आप अपना पैसा लेते जाओ, लेकिन यह नहीं होगा कि आप संपत्ति का विक्रय करा लो पूर्व के पैराग्राफ के भांति। और अगर यह ना हो तो न्यासी भी करा लेगा, क्योंकि वो भी भारक है, ठीक है, और फिर न्यास संपत्ति सब बिकी जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी जरूरी कि न्यासी उचित रूप से व्यय करे, ठीक है। ये नहीं तुम वकील साहब के पास, ठीक है, बातचीत करने के लिए मोटरसाइकिल से जा सकते थे, तुमने हेलीकॉप्टर ले लिया, हेलीकॉप्टर चले गए, क्योंकि तुम भी तो ये कर सकते हो ना, मुफ्त का चंदन, ठीक है, घिस मेरे नंदन, ठीक है, तो तुम भी तो मुफ्त के चंदन, तुम सोचो कि हमारा तो बाहर होगा ही होगा, अब तो हेलीकॉप्टर का भी मजा ले लो। तुमने हेलीकॉप्टर, तुम वकील साहब से बात करने चले गए, तो नहीं, उचित रूप से उपगत किए गए व्यय। हां, तुम न्यासी हो और तुम हेलीकॉप्टर से ही चलते हो, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए वो उचित है, ठीक है, तब तो फिर ये है ही है। ये नहीं होगा कि अपने पैसे से खाओ तो सुगंधा और दूसरा खिलाए तो रजनीगंधा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर रजनीगंधा खाते हो तो तुम्हारी आवश्यकता है, और नहीं तो जो खाते हो वो खाओ, ठीक है। तो ये स्थिति इसीलिए उचित रूप से उपगत व्यय शर्त लगाता है कानून। क्या कह रहा है सेकंड पैरा में देखें, न्यास के निष्पादन में उचित रूप से किए गए व्ययों के लिए जो भार न्यासधारी का न्यस्त संपत्ति पर होता है, उसे इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं है। यानी वो सादा बंधक दार की भांति विक्रय नहीं कराएगा, ठीक है, और किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा, अन्यथा अभिव्यक्तता उपबंधित को छोड़कर, यानी कोई और कानून इस एक्ट के अलावा हो जो इस भार के संबंध में कुछ और कहता हो, तो बात अलग है। अन्यथा क्या होगा? अभिव्यक्तता उपबंधित को छोड़कर कोई भी भार उस संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित न किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति के हस्तगत हो जिसे संपत्ति प्रतिफलार्थ और उस भार की सूचना के बिना अंतरित हो गई हो। तो न्यासी के संबंध में तो उसने कही दिया, न्यासी के संबंध में तो उसने कही दिया कि इस उपबंध की कोई बात लागू ही नहीं, यानी उसके संबंध में तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट वो रहेगा, ठीक है। अगली बात जो कही गई वो बात कही गई जो बंधक और भार में फर्क पैदा करती है। बंधक में क्या है कि बंधक की सूचना आपको रही है नहीं रही है, आप पाक्षिक बंधकदार हो ना। हमने तो ये बात शुरुआत में बताई बंधक और भार में फर्क करते हुए कि आप पाक्षिक बंधकदार हो तो पूर्व बंधक की आपको सूचना है या नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। पूर्वी बंधक का प्रवर्तन आपके विरुद्ध होगा, लेकिन भार के साथ ऐसा नहीं है। तो लिखा सीधे सीधे ये कहा ना, कोई भी बात लागू नहीं है, ठीक है। यहां पे खत्म कर दी उसने बात न्यासी के संबंध में, ठीक है। अब बाकी और कंजंक्शन लगाया उसने,
ठीक है। और दूसरी बात कही, और किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित अभिव्यक्तता उपबंधित को छोड़कर। अगर किसी विधि में यह लिखा हो कि भार का परिवर्तन संपत्ति के विरुद्ध होगा तो बात अलग है, तो बात अलग है, ठीक है ना। अन्यथा क्या होगा, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अभिव्यक्तता उपबंधित को छोड़कर कोई भी भार उस संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित न किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति के हस्तगत हो जिसे संपत्ति प्रतिफलार्थ, यानी प्रतिफल अंती रहती है वो, ठीक है, और उस भार की सूचना के बिना अंतरित की गई है, यानी भार सूचना के नियम के अधीन है, बंधक सूचना के नियम के अधीन नहीं है। बंधक की डेफिनेशन और भार की डेफिनेशन ये इन अंतरों को स्थापित कर देती है, जिन अंतरों को हम लोगों ने प्रथमतः किया था, ठीक है, ठीक है। तो बंधक पक्षकारों के कार्य से उत्पन्न होगा, भार पक्षकारों के कार्य और विधि की क्रिया दोनों से उत्पन्न होगा। बंधक सरबंधी अधिकार इसकी स्थापना करता है, भार सरबंधी अधिकार की स्थापना नहीं करता। भार जंगम संपत्ति और ठीक अचल संपत्ति दोनों पर हो सकता है, बंधक सिर्फ स्थावर संपत्ति का हो सकता है, ठीक है। बंधक सूचना के अधिकार के अधीन नहीं है, भार सूचना के अधिकार के अधीन है, ठीक है। बंधक की दशा में सादा बंधकदार व्यक्तिगत रूप से भी आबद्ध माना जाएगा, ठीक है, बंधक धन की, ठीक है, वापसी के बारे में। भार में, ठीक है, जो कुछ होगा वो सिर्फ संपत्ति के विरुद्ध होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यद्यपि भारत को उपचार वही हासिल है जो सादा बंधकदार को है, लेकिन फिर भी भार और बंधक अलग अलग है, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी, सूचना के दृष्टिकोण से भी, हर दृष्टिकोण से आप देखें तो ये अलग अलग है। और भार भी क्या है, एक प्रकार की प्रतिभूति है जो ऋण के समुदाय के लिए पक्षकारों के कार्य से या विधि की क्रिया से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये आपका 101, ठीक है, ये भार हुआ। भार क्या है, ये भी बंधक के समान ऋण के प्रति समुदाय की एक प्रतिभूति है जो पक्षकारों के कार्य से और तो कभी विधि की क्रिया से उत्पन्न हो जाती है, और इसमें धारक के पास वही अधिकार होते हैं जो सादा बंधकदार के पास होते हैं, लेकिन फिर भी ये बंधक से भिन्न है। और आप डेफिनेशन से दोनों को अलग करेंगे तो बड़ा आसान है, अन्यथा कभी उसने पूछ दिया कि बंधक और भार में फर्क कर दीजिए, बस तुरंत मुंह, ठीक है, आसमान की तरफ, और याद ही नहीं आ रहा आप क्या करें, ठीक है। और डेफिनेशन से आप देखें तो अंतर खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं, ठीक है। तो बंधक और भार 101 क्या कहता है, 101 एक बात कहता है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, 101 को समझने से पूर्व हम लोग जब क्या पढ़ रहे थे, सीपीसी, उसमें आदेश 9 नियम 13 ये आया था, ऑर्डर 9 रूल 13, उसमें क्या थी, एक्स पार्टी डिग्री, एक पक्षीय डिग्री ये थी। और ठीक है, आपका डिग्री एक पक्षीय ना होकर गुणदोष पर आधारित ये भी होती है। तो डिग्री चाहे गुणदोष पर आधारित हो और चाहे डिग्री एक पक्षीय हो, ठीक है, दोनों डिग्रियों की, ठीक है, दो अपीलें ये होंगी, ये आपने देखा है, क्योंकि प्रत्येक डिग्री अपील होगी। हाँ, दूसरी डिग्री के बारे में ये जरूर है कि हर डिग्री की सेकंड अपील, ठीक है, केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसी पर होगी, और वो भी लघुवाद न्यायालयों के संबंध में कुछ डिफरेंट व्यवस्था भी है जो इस समय मेरे दिमाग में फ्रेश नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सेकंड अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ इसी पर होती है। हम लोगों ने देखा था एक सामान्य सी स्थिति यही थी सीपीसी में। आदेश 9 नियम 13 जब बता रहे थे तो एक प्रश्न उठा था, और वो प्रश्न क्या था कि न्यायालय ने एक्स पार्टी डिग्री कर दी है, और एक्स पार्टी डिग्री करने के बाद आप उसकी अपील में चले गए, क्योंकि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है, आपने अपील जब प्रस्तुत कर दी, ठीक है। और पुनर्विलोकन डिग्री का ये भी हो सकता है,
ठीक है, रिव्यू डिग्री का ये आदेश 47 इसकी अनुमति देता है। ऑर्डर 47 रिव्यू की अनुमति ये देता है, जो सेम कोर्ट ये करेगा। आपने उसका रिव्यू, इसके लिए भी एप्लीकेशन ये भी लगा दी, दोनों काम आपने कर दिया। रिव्यू ये भी फाइल कर दिया आपने, और एक्स पार्टी डिग्री की अपील ये भी कर दी आपने। ठीक है, अपीलें संक्षेपता खारिज ये भी हो सकती, अपील उन्होंने सुनी और खारिज कर दी। ठीक है, रिव्यू न्यायालय ने अलाउ कर दिया, लेकिन एक्स पार्टी डिग्री की अपील खारिज होने के बाद, ठीक है, एक्स पार्टी डिग्री की अपील पहले खारिज हो गई, रिव्यू ठीक है ये बाद में खारिज हुआ, और अपील हुई तो इसका मतलब अपीलेट कोर्ट में हुई होगी। भाई अपीलेट कोर्ट, अपील तो सेम कोर्ट में हो ही नहीं सकती, रिव्यू सेम कोर्ट में होगा। तो पोजीशन क्या है, रिव्यू अलाउड है, अपील अपीलेट कोर्ट से खारिज है। ठीक है, स्थिति क्या बननी चाहिए, तो आपको बताया गया था कि ये रिव्यू ऑटोमेटिकली उसी दिन खारिज मान लिया जाएगा जिस दिन एक्स पार्टी डिग्री की अपील, ठीक है, ये खारिज होगी। क्योंकि एक्स पार्टी की डिग्री की अपील खारिज करने के लिए जो आदेश अपील न्यायालय ने पारित किया, ठीक है, उस आदेश में ये लोअर कोर्ट का आदेश क्या कर गया है, मर्ज कर गया है, विलयन हो गया है इसका, ये माना जाएगा। अब जो डिग्री है वो कौन सी, अपीलेट कोर्ट की। जिस दिन रिव्यू खारिज हुआ उस दिन डिग्री कौन सी थी, अपीलेट कोर्ट की। ठीक है, और रिव्यू तो बाद में खारिज हुआ ना, और रिव्यू जिस ऑर्डर का चाहा गया था वो ऑर्डर तो बचा ही नहीं। उस डेट पर, जिस डेट पर रिव्यू अलाउ किया गया, उस डेट पर तथ्यता यानी वो ऑर्डर कागज के तौर पर दिखाई तो देता था, लेकिन विधिक रूप से उसका प्रभाव खत्म हो चुका था। ये स्थिति थी। तो विलियम का एक नियम है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, ये एक कानून की दुनिया में जाना जाता है। ये आपको बताया गया था, एक डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है कि बड़े अधिकार में छोटा अधिकार मिल जाता है। ठीक है, बड़े अधिकार में छोटा अधिकार मिल जाता है, यह सामान्य नियम है कि बड़ा अधिकार छोटा अधिकार इसको अपने में समाहित कर लेता है। आप किसी मकान के किराएदार हैं, उसको आपने खरीद लिया, अब आप मकान मालिक हो गए, आपका पट्टेदार के या किराएदार के तौर पर जो हक था वो स्वामित्व के अधिकार में विलीन हो गया। अब आप जो कुछ है वो उस मकान के मालिक हैं, किराएदार या पट्टेदार की हैसियत खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं होगा कि, ठीक है, जो किराया ड्यू होने की तारीख आए उस पे आप अपनी इस जेब से पैसे निकाल के इस जेब में रखो, क्योंकि आप जो है किराएदारी चालू है। भाई किराएदारी निश्चित समय की थी, वो निश्चित समय से पहले ही आपने मकान खरीद लिया। अब आप कहोगे निश्चित समय तक किराएदारी, 1 महीने को किराया ड्यू होता तो 1 महीने को इससे पैसे निकाले इसमें डाले, ये नहीं, ये जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े अधिकार में छोटा अधिकार विलीन हो गया। यह सामान्य नियम है। इस नियम का अपवाद, विलयन के सामान्य नियम का अपवाद, यह कहां है? 102 में विलयन के सामान्य नियम का अपवाद है। ठीक है, विलयन का सामान्य नियम क्या कहता है? बड़े अधिकार में छोटा अधिकार मिल जाता है। 102 जिस स्थिति की चर्चा करता है उसमें क्या हो रहा? देखिए, बंधक ये तो छोटा अधिकार है, स्वामित्व तो ये बड़ा अधिकार है। एक संपत्ति का एक पूर्विक बंधक हुआ, इस पूर्विक बंधक, इसके परिवर्तन में संपत्ति का विक्रय या पुरोबंध जो हो ना हो, ठीक है, जो बंधक अलाउड करता हो वो हो सकता है। ठीक है, इस पूर्विक बंधकदार ने या तो विक्रय में, जो कि स्वयं इसने कराया, या फिर बंधक करता उसके पास भी अभी, ठीक है, एक ही हित तो अंतरित हुआ, बेचने के लिए तो वो भी सक्षम है। ठीक है, उसने अपनी संपत्ति बेच दी, जिसे कानून की दुनिया में मोचन की साम्या के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि संपत्ति तो वो तब थी जब पूर्विक बंधक निर्मित नहीं था। पूर्विक बंधक में है कि दे चुका वो, तो संपूर्ण संपत्ति तो उसके पास है नहीं। अब तो उसके पास जो कुछ है वो मोचन की साम्या है। ठीक है, उसने ये उठाई, बेच दी पूर्विक बंधकदार को, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? उसने अपनी संपत्ति बेच दी।
जबकि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संपत्ति में तो एक हित वो पहले ही पूर्विक बंधकदार को दे चुका। अब जो कुछ कहना चाहिए वो तो कहना यह चाहिए मोचन की साम्या, लेकिन कहते हैं सामान्य भाषा में उसने अपनी संपत्ति जो कि बंधकित है पूर्विक बंधकदार के पास स्वेच्छा से ये बेच दी। किसको? पूर्विक बंधकदार को। कोई कानून में तो नहीं लिखा पूर्विक बंधकदार, क्योंकि पूर्विक बंधकदार है इसलिए वो खरीदेगा नहीं, उसने संपत्ति खरीद ली। अब हम पूर्विक बंधकदार कह रहे हैं, इसका मतलब इस संपत्ति का कोई पार्श्विक बंधक ये भी मौजूद है, ठीक है ना, एक पार्श्विक बंधक भी मौजूद है। अब ठीक है, बंधक क्योंकि पार्श्विक बंधकदार भी है तो उसे भी बंधक संपत्ति से अपना पैसा लेने का हक ये तो है ही है, लेकिन पूर्विक बंधकदार को उससे पहले अपना पैसा लेने का हक है। लेकिन पूर्विक बंधकदार अब स्वामी भी हो चुका, ठीक है, पूर्विक बंधकदार अब स्वामी भी हो गया। तो सामान्य विधि का जो सामान्य नियम है इसके मुताबिक क्या होना चाहिए? बड़े अधिकार में छोटा अधिकार मिल जाना चाहिए और पूर्विक बंधकदार की हैसियत खत्म हो जानी चाहिए, उसे अब स्वामी माना जाना चाहिए। सामान्य नियम यह कहता है कि माना जाना चाहिए, लेकिन अगर इस सामान्य नियम का पालन हो तो पूर्विक बंधकदार नुकसान की स्थिति में आएगा, वो स्वामी मान लिया जाएगा, ठीक है, वो स्वामी माना गया। उसका भी तो पूर्विक बंधक था, उसका भी तो पूर्विक बंधक था संपत्ति पर। और पार्श्विक बंधक सूचना के अधिकार के अधीन है नहीं, बंधक का प्रवर्तन होगा चाहे पार्श्विक बंधकदार को या किसी अन्य व्यक्ति को उस बंधक की सूचना रही हो या न रही हो। क्योंकि पार्श्विक बंधकदार समय के दृष्टिकोण से पार्श्विक है, तो जब तक पूर्विक बंधक का उन्मोचन न हो जाए, जब तक पूर्विक बंधक का मोचन न हो जाए, तब तक पार्श्विक बंधकदार को कुछ नहीं मिलना चाहिए। कानून का नियम यह भी है, कानून का नियम यह भी है, इसलिए 102 बनाई गई है। और 102 क्या कहती है? जिस भाषा में कहती, भाषा तो हम लोग अभी पढ़ लेंगे, लेकिन उसका सेंस, वो जो सेंस में कहती है, 102 सेंस में क्या कहती है? 102 सेंस में यह कहती है कि अगर कोई संपत्ति है जिसका एक पूर्विक बंधक मौजूद है और उसी संपत्ति का कोई पार्श्विक बंधक या उसी संपत्ति का कोई पार्श्विक धारक ये आ गया, और जो पूर्विक बंधकदार ये शायद पूर्विक धारक भी शायद लिखा है, देख लेंगे अभी, इसने संपत्ति के स्वामित्व को अर्जित कर लिया, तो ये अपनी दोनों हैसियतों को अगर चाहेगा तो अलग अलग बनाए रखेगा, दोनों का विलयन नहीं होगा, दोनों का विलयन नहीं होगा। और दोनों का विलयन न होने का इफेक्ट क्या आएगा? पार्श्विक बंधकदार के लिए ये आज भी पूर्विक बंधकदार बना रहेगा, अर्थात पार्श्विक बंधकदार पहले इसके बंधक का मोचन कराए, ठीक है ना, तभी संपत्ति का विक्रय अपने बंधक के प्रवर्तन हेतु करा सकेगा, अन्यथा अपने बंधक के प्रवर्तन हेतु वह कभी भी उस संपत्ति का, ठीक है, विक्रय या पुरोबंध ये नहीं करा सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि पूर्विक बंधकदार पहले से मौजूद है उस पर, ठीक है ना। अगर संपत्ति की कीमत इतनी नहीं हुई कि पूर्विक बंधकदार उसकी जो बंधक की रकम है, ठीक है, वो उससे मिल सके, इतनी नहीं हुई, ठीक है, या तो जैसे स्वामी ने जब उसे बेची, अब पूर्विक बंधकदार के लिए वो बहुत कीमती जमीन है, किसी कारण से उसके घर के सामने ये ऐसी जमीन है, ठीक है, कि अगर वो जमीन किसी और के पास चली जाए तो उसके घर की जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाती है, इसलिए पूर्विक बंधकदार के लिए तो वो बहुत कीमती है, ठीक है ना, पूर्विक बंधकदार के लिए वो बहुत कीमती है, लेकिन अन्यों के लिए उतनी कीमती नहीं है, ठीक है। पूर्विक बंधकदार ने कहा कि हमने छोड़ा, तुम हमें लिख दो, वो बेचने को तैयार हुए, उन्होंने कहा हमें दे दो, उन्होंने ले ली। अब वो संपत्ति इतनी तो नहीं है कि पूर्विक बंधकदार के बंधक का मोचन हो जाए, ठीक है ना, अगर अधिकार मिल जाएंगे, हाँ, इतनी जरूर है कि पार्श्विक बंधकदार के बंधक का मोचन हो जाए, इतनी जरूर है, ठीक है ना, या थोड़ा बहुत हो जाए, तो पूर्विक बंधकदार को नुकसान तो होगा ही हर कीमत पर,
भाई पूर्विक बंधकदार को इन स्थितियों में नुकसान तो होगा ही। तो 102 उसे एक सुविधा प्रदान करती है और 102 कहती है कि पूर्विक बंधकदार अपनी दोनों स्थितियों को मेंटेन रख सकता है। वो पार्श्विक बंधकदार के लिए पूर्विक बंधकदार बना रह सकता है और पूरी दुनिया के लिए उस संपत्ति का स्वामी भी हो सकता है। ठीक है, अपनी दोनों स्थितियों का विलयन किए बिना दोनों स्थितियों को अलग अलग बनाए रख सकता है। ये 102 कहता है। 102 देखें क्या कहता है। कहता है स्थावर संपत्ति का कोई भी बंधकदार, स्थावर संपत्ति का कोई भी बंधकदार या वैसी संपत्ति पर भार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या ऐसे बंधकदार या भाटक का कोई अंतिरथी, ऐसे बंधकदार का कोई अंतिरथी, ऐसे बंधकदार या भारक का कोई अंतिरथी। अंतिरथी भी तो बंधकदार के समान ही अधिकार रखेगा। भाई पूर्विक बंधकदार ने अपनी संपत्ति किसी को अंतरित कर दी, अपनी संपत्ति यानी अपना बंधक किसी अन्य को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। यद्यपि बंधककर्ता की सहमति से ही ऐसा हो पाएगा क्योंकि साटका है, ठीक है ना, लेकिन हो गया। तो जो बंधकदार का अंतिरथी है, जो उसके स्थान पर आया, वो बंधकदार का अधिकार वही तो रखेगा, भारत का अधिकार वही तो रखेगा। इसलिए उसने लिखा कि स्थावर संपत्ति का कोई भी बंधकदार या वैसी संपत्ति पर भार रखने वाला कोई भी व्यक्ति या ऐसे बंधकदार या भारत का कोई अंतिरथी, यथा स्थिति, जैसी भी स्थिति हो, ठीक है ना, बंधककर्ता या स्वामी के, बंधककर्ता या स्वामी, ठीक है, ये बंधककर्ता, ये स्वामी अक्सर ही होता है, ठीक है, बंधककर्ता या स्वामी के उस संपत्ति में के अधिकारों का क्रय या अन्यथा अर्जन, जहां तक कि उसके अपने और उसी संपत्ति के किसी पार्श्विक बंधकदार या किसी पार्श्विक भारत का संबंध है, बंधक या भार का तदत द्वारा विलयन कारित किए बिना कर सकेगा। ठीक है, यानी कोई भी बंधकदार या कोई भी भारक, ठीक है, या किसी भी बंधकदार का कोई अंतिरथी या किसी भी भारत का कोई अंतिरथी बंधककर्ता या स्वामी के उस बंधक की संपत्ति में जो अधिकार हैं उनका क्रय के द्वारा यानी खरीदने के माध्यम से या अन्यथा अर्जन ये कर तो सकेगा ही, साथ ही इस प्रकार भी कर सकेगा कि वह किसी पार्श्विक बंधकदार और किसी पार्श्विक भारत के और उसके बीच का संबंध जहां तक है वहां तक इन दोनों अधिकारों का यानी जो उसे अधिकार क्रय के द्वारा अर्जित होंगे उन अधिकारों का और जो उसे बंधकदार या भारत के नाते प्राप्त हैं उन अधिकारों का विलयन कारित किए बिना कर सकेगा। दोनों को मिलाने की उसे जरूरत नहीं होगी, जबकि विधि के सामान्य नियम के मुताबिक दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना। कहता है बीच का संबंध है बंधक या भार का तदत द्वारा विलयन कारित किए बिना कर सकेगा और ऐसे कोई भी पार्श्विक बंधकदार या भारत पूर्विक बंधक या भार का मोचन कराए बिना, ठीक है, या बंधक या भार के अधीन बने रहने से अन्यथा पूर्वबंध कराने या ऐसी संपत्ति का विक्रय कराने का हकदार न होगा, क्योंकि बंधक सूचना के अधिकार के अधीन नहीं है। इसलिए पार्श्विक बंधकदार को पूर्विक बंधक की सूचना रही या नहीं रही इससे कोई मतलब नहीं। समय के दृष्टिकोण से आप पार्श्विक हो, संपत्ति पर पूर्विक बंधक मौजूद था या संपत्ति पर पूर्विक भारत मौजूद था, ठीक है, वो बंधकदार स्वयं जो पूर्विक बंधकदार है या वो भारत स्वयं जो पूर्विक भारत है वो या वो जिसे अंतरित कर दे, उन दोनों व्यक्तियों को यह होगा ये वे संपत्ति के बंधककर्ता या स्वामी से बंधक की संपत्ति के अधिकारों का क्रय के माध्यम से, खरीदने के माध्यम से या अन्यथा किसी तरीके से दान आदि के माध्यम से अर्जन कर लें और ऐसा वे अपनी पूर्विक बंधकदार या पूर्विक भारत की स्थिति को त्यागे बिना अर्थात उनकी वर्तमान स्थिति और उस स्थिति का विलयन कारित किए बिना ये कर सकेंगे और किसी पार्श्विक बंधकदार को या किसी पार्श्विक भारत को यह हक नहीं होगा कि वह अगर संपत्ति का विक्रय या पूर्वबंध आदि कराना चाहे तो पूर्विक बंधकदार के बंधक का मोचन कराए बिना ऐसा कर पाए, ऐसा अधिकार किसी पार्श्विक भारत या पार्श्विक बंधकदार को नहीं होगा। ये विलयन के विरुद्ध नियम है जो 102 में है। अब बंधक में कुछ नहीं बचा
103 और 104 सूचना की बात करते हैं। इन पर हम लोग 5 मिनट में, कल 10 मिनट में चर्चा करके और पट्टा ये शुरू कर देंगे। और अब टीपीए जल्द खत्म होगी, क्योंकि सबसे कठिन बंधक है, सबसे कठिन बंधक है। उसमें विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। हमने कोशिश की है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको बताएं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, कठिन से कठिन नहीं छोड़ा, आसान से आसान नहीं छोड़ा। बाकी ईश्वर की मर्जी, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं।